नाज़रीन आदाब, एक ख़ास पेशकश लेकर आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, आज से इस ख़ास पेशकश का सिलसिला शुरू हुआ हमारी चैनल पर, और इस ख़ास पेशकश को आप हर हफ्ते देख पाएंगे। हर हफ्ते हम आपसे रूबरू होंगे नई शख्सियात को लेकर, नए चेहरों को लेकर। उनकी अचीवमेंट्स पर बात होगी, उनकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में बात होगी। और आज जिस शख्सियत से हमें शर्फ मुलाकात हासिल है, इनका ताल्लुक़ लोगों से है। जी हाँ, लोगों की खिदमत करते हैं डॉक्टर की हैसियत से। एक डॉक्टर हैं लेकिन शौक़ है लोगों की खिदमत करने का। सबसे पहले यूएई में जॉब करते थे, तो वहाँ की जॉब छोड़ के कश्मीर आए क्योंकि कश्मीर के लोगों की खिदमत करना चाहते थे। कश्मीर में सरकारी नौकरी कर रहे थे, तो सरकारी नौकरी छोड़ दी ये सोचकर कि वापस अपने गाँव चलूँ और अपने गाँव में अपने लोगों की खिदमत करूँ। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ डॉक्टर अब्दुल मजीद वानी साहब की। डॉक्टर साहब आज हमारे बीच हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल प्रोग्राम में। शुक्रिया। तबरेज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे अब्दुल मजीद वानी साहब, डॉक्टर अब्दुल मजीद वानी कब बने और इसके पीछे जो सफ़र है, जो मेहनत है, उसके बारे में हमारे देखने वालों को बताएं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए। सफ़र बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन था। डॉक्टर बनते बनते बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं कुपवारा के एक गांव गुशी का रहने वाला हूँ। हाई स्कूल कारियामा और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गुशी से मेरी तालीम हुई। मैट्रिक में ओपन मेरिट में मेरी 25th पोजीशन रही। उसके बाद मैं नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप होल्डर रहा। पीयूसी और टीडीसी हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवारा में। फिर एमबीबीएस एंट्रांस JNK लेवल पर ओपन मेरिट में मेरी सिलेक्शन हो गई 70th सीरियल पर। अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में मैंने ट्रेनिंग के बाद MD सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में डायरेक्टली 1997 में कंप्लीट किया। जी। ग्रेजुएशन में 1993 में कंप्लीट की। फिर मैंने उसके बाद रजिस्ट्रारशिप गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में 3 साल की। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का मुकाबला करना पड़ा। जी। हाँ, वहाँ से कुपवारा से जहाँ से मैंने शुरू किया है और जिस लेवल पर शुरू किया है, उसमें बहुत हमारे पास उसको शायद पैसा भी नहीं था। जी। वो सहूलियात भी नहीं थे। ट्यूशन की सहूलियात नहीं थी। ट्यूशन के बगैर तो मेरिट पर इस सफ़र को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल था। वक्त पर और कुछ भी घरेलू मुश्किलात भी आ गई, लेकिन मैं उन उस्तादिज़ा का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उन लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिनने वक्त पर मेरी मदद की और मुझे अपना शौक़ और आगे बढ़ने में मदद की, और मैं डॉक्टर बन गया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आप बने, उसके बाद अक्सर लोग चाहते हैं डॉक्टर बनने के बाद कि हम अब नौकरी करें, सरकारी नौकरी मिल जाए तो वही करें। आप पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और आराम से आप यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में भी या स्किम्स में भी जॉब हासिल कर सकते थे और अपनी ज़िंदगी यहीं बसर कर सकते थे। लेकिन उसमें आपको बाहर भी जाना पड़ा। काफ़ी बड़ा अरसा ज़िंदगी का आपने यूएई में दिया। वहाँ जाना क्यों पड़ा, और फिर वहाँ से जब आप वापस आए तो यहाँ सरकारी नौकरी मिलने के बाद वो क्यों छोड़ दी? तबरेज़ साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हाँ, इंस्टीट्यूट में मैं सिर्फ ओनली एलिजिबल कैंडिडेट था जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के मुवाफिक था, एलिजिबल था। इंटरव्यू हुआ लेकिन मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। क्या वजूहात, किस वजह से, उसमें हम नहीं जाना चाहें। जी। हाँ, तो उसके बाद जब वो नहीं हुआ तो मुझे कंट्री को ही छोड़ना पड़ा। मैं सऊदी गया। उन्होंने मेरी मेरिट का बहुत एहतराम किया। उनके पास रिकॉग्निशन है पर्सनैलिटीज़ की, डिग्रीज़ की, टैलेंट की। मैं वहाँ कंसल्टेंट बना। जी। 10 साल मैंने वहाँ काम किया। हाँ, वहाँ पर जाकर मैंने एक एडिशनल डिग्री की MRCP। उससे मुझे और अफादत मिली, मेरी सैलरी बढ़ गई। मैंने वहाँ पर रिसर्च पर काम किया एज ए कंसल्टेंट। पहले मेडिसिन और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में रहा। वहाँ ही सीखा सब कुछ। जी। बदकिस्मती से ज़्यादा सीखने को हमारे इन कॉलेज में नहीं मिलता है, लेकिन बाहर वो खुश दिल हैं, वो खुले दिल हैं, वो सिखाते हैं, वो पढ़ाते हैं, और जिससे हम आगे बढ़े। इसी बीच मुझे इमरजेंसी कंसल्टेंट मेडिसिन बनाया गया।
جس میں مجھے ایڈوانسڈ کارڈک لائف سپورٹ اور ایڈوانسڈ ٹرانک لائف سپورٹ کی ڈگری بھی حاصل کرنی پڑی. دیٹس اے کورس، شارٹ کورس. حتیٰ کہ ایڈوانسڈ ٹراما لائف سپورٹ سرجنز اس میں زیادہ اچھا کرتے ہیں، لیکن ایز اے فزیشین میں اس میں ٹاپ رہا اور ان نے مجھے انسٹرکٹر کورس کے لیے بھی چنا، وہ بھی میں نے کمپلیٹ کیا. کہنا یہ ہے کہ وہاں پر ریسرچ بھی میری ہوئی، میری تقریباً 60 پبلیکیشنز ہوئی. برٹش میڈیکل جرنل، انفیکشس ڈیزیز کلینکل پریکٹس جو امریکن جرنلز ہیں، جو ٹاپ ریٹڈ ہائی انڈیکسڈ جرنلز ہیں وہاں پر، جن کی سائٹیشنز ان پبلیکیشنز کی مور دین 140 ہے. تو اس کے بعد میں واپس آ گیا. میرے دل میں ایک وقت یہ خیال آیا کہ اتنا کر کے بھی میں جہاں سے آیا ہوں میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر پایا. ہاں، مجھے یو کے سے بھی جاب کی آفر آئی، مجھے کینیڈا سے بھی جاب کی آفر آئی، لیکن میں نے یہ سوچا ایک دن مکہ میں ہی میری یہ دعا قبول ہوگی کہ میں نے وہاں فیس بک پوسٹ پر 2008 میں لکھا، کاش جو میرے پاس اس وقت ہے ایکسپرٹائز میں اپنے لوگوں کو ڈیلیور کرتا. وہ دعا قبول ہو گئی تو میں واپس آ گیا. اس کے بعد میں مکہ سے ڈائریکٹلی نہیں آیا، میں بحرین میں ایز اے کنسلٹنٹ گیسٹرونٹالوجسٹ سلیکٹ ہوا بحرین اسپیشلسٹ ہاسپٹل میں. وہاں سے کچھ وجوہات کی وجہ سے یہاں اپنی یہی شوق یا اللہ کو کرنا تھا کہ میں واپس آ گیا. یہاں پر آنے کے بعد پھر میں نے گورنمنٹ کو اپروچ کیا. میں نے انسٹیٹیوٹ میں اپلائی کیا ایز کنسلٹنٹ کے لیے تاکہ میں شروع کروں ایٹ اے ٹرشری کیئر لیول. وہاں پر نہیں. اس کے بعد میں ایز کنٹریکچوئل لیکچرر میڈیکل کالج سری نگر میں رہا 3 سال. وہاں پر میں نے کام کیا 3 سال. تو لیکن جو حالات میں نے وہاں پر دیکھے کہ میرا دل بہت دکھی ہوتا تھا. فار فلنگ ایریا سے پیشنٹس آتے تھے، ایسی ایمبولینس کی حالت تھی، ان کو وہاں پر ایسی گاڑی میں رجسٹریشن کے بغیر یا جیسے بھی لاتے تھے ایمرجنسی کے باہر چھوڑتے تھے. وہاں پر وہ ٹرائیج سسٹم نہیں تھا، وہ رجسٹریشن سسٹم نہیں تھا، وہاں پر آئی سی یو نہیں تھا، جس وجہ سے ان کو دور دراز علاقوں سے ریفر کیا جاتا تھا. وہ غرض وہاں پورا نہیں ہو جاتا تھا. اکثر لوگ مر جاتے تھے، چاہے ینگ فیمیلز فار پوائزننگ اور ینگ بوائز یا ٹراما یا ایم آئی یا سیپسز یا اور کوئی کمپلیکیشن لے کر. لیکن جب اگر وہاں رجسٹریشن کا وہ سسٹم نہیں تھا تو اس سے بھی مجھے تکلیف بہت پہنچی. تو میرے ذہن میں یہ آیا، پھر میں نے اس میں خود بھی اپنی طرف سے اسٹرگل کی اور وہاں ٹرائیج سسٹم قائم کیا اور وہاں کا میڈیکل آئی سی یو اسٹیبلش کیا. لیکن پھر میرے دل میں یہ تڑپ رہی کہ میں نے اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا. تو ذہن میں یہ آیا کہ کیوں نہ میں یہ ٹرشری کیئر فیسلٹی کم سے کم جو بھی پیشنٹس فار فلنگ ایریاز میں جس ڈسٹرکٹ میں رہتا ہوں میں وہاں پر کم سے کم یہ سہولیت قائم کروں، لوگوں کو دے دوں، تاکہ جو لوگ وہاں پر آ جائیں کم کم رجسٹریشن تو ہو جائے، اس کے بعد اگر ریفر ہو جائے اسٹیبل کنڈیشن میں جائے تو ان کی جان بچ جائے. ورنہ کوئی راستے میں ہی سنگراما پہنچ کر یا قاضی گنج سے لے کر اننت ناگ میں پہنچ کر یا اننت ناگ سے لے کر پامپر میں پہنچ کر وہ ان کی موت ہو جاتی تھی. چاہے وہ پریگننٹ لیڈیز ہو، چاہے وہ ٹراما کیس ہو، چاہے ہارٹ اٹیک والا ہو، چاہے اور کوئی ایمرجنسی ہو، سیپسس ہو، چیسٹ ڈیزیز پرابلم ہو، ٹراما کیس ہو. تو جب اس کے بعد 2014 میں نے میڈیکل کالج سے بھی وہ جاب چھوڑ دی، کنٹریکچوئل پوسٹ تھا وہ. تو میں نے یہاں سے کپوارہ میں 2 ٹاؤنز کے درمیان ہائی وے پر یہ سوچا کہ میں 25 بیڈ ہاسپٹل قائم کروں. ابھی 25 بیڈ ہاسپٹل ریڈی ہے، ہمارے پاس ساری سہولیات موجود ہیں. ٹرشری کیئر کو ڈیسنٹرلائز کرنے کا میرا کنسیپٹ جو وہ خواب پورا ہو گیا. اب ہمارے پاس جو فیسلٹیز یہاں پر ہیں وہ بہت ہیں. یعنی کہ ہمارے پاس لیپراسکوپک سرجریز ہوتی ہیں، ہمارے پاس انڈاسکوپی کولونوسکوپی فیسلٹی ہے، کلر ڈاپلر ہے، 24/7 ایمرجنسی ہے، ڈیجیٹل ایکس رے ہے، فلی آٹومیٹک لیب ہے. یعنی کہ جو بھی کسی بھی ہاسپٹل میں سہولیات ہونی چاہیے وہ ہمارے پاس ہیں. اور یہاں پر ہم ہمارے دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ خواب جو ڈاکٹر صاحب نے دیکھا تھا 25 بیڈڈ ہاسپٹل کا، وہ اب 50 بیڈڈ بہت جلد مکمل ہو چکا ہے اور بہت جلد آپریشنل ہو جائے گا 50 بیڈڈ ہاسپٹل. ڈاکٹر صاحب نے 50 بیڈڈ ہاسپٹل کی بات کی ہے تو کیوں نہ ایسا کریں، ایک چکر لگائیں، ہاسپٹل کی بھی بات کریں اور تھوڑا سا ہاسپٹل دیکھ بھی لیں. جی ڈاکٹر صاحب، یہ ہاسپٹل ہمارا ہے جسے آپ نے خواب سمجھ کر
तैयार किया। आज हमारे पास फैसिलिटीज़ तो हैं, लेकिन क्या लोगों का रिस्पॉन्स वैसा है, या रिस्पॉन्स को लेकर, क्योंकि हाईवे के बीच में है, एक साइड कुपवाड़ा टाउन है, दूसरी साइड हंदवाड़ा टाउन है, उसके बीच में है, तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा, लोगों को सहूलियत मिलती हैं, उनको बेनिफिट मिलता है। खासकर एक आयुष्मान स्कीम है, आयुष्मान भारत की तरफ से एक स्कीम है, गोल्डन कार्ड स्कीम है, जिसमें उनकी सर्जरीज फ्री हो जाती हैं, उनको कोई पैसा नहीं लगता है। हम उसमें गवर्नमेंट का ताउन करते हैं और गवर्नमेंट भी हमारा ताउन करते हैं। वो रियलाइज़ करते हैं जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है इसको यूटिलाइज़ किया जाए, तो इससे हमारे सारे लोगों को, डिस्ट्रिक्ट के लोगों को फ़ायदा पहुंचता है जी। और भी जो OPD है वो भी डेवलप हो रहा है, यानी कि यूरोलॉजी सर्विसेज हैं, जनरल सर्जरीज हैं, पीडियाट्रिक सर्जरीज हैं, गायनी ऑब्स्टेटिक्स हैं, तो ये सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ का हमारे लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। तो ज़्यादा बेनिफिट गवर्नमेंट की जो ये स्कीम है ये आगे भी बढ़े। इंश्योरेंस पॉलिसी है ये एक, तो इससे लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंच रहा है। और हमारे हॉस्पिटल का भी हम उनके ताउन है, तो पीपल बेनिफिट हो रहे हैं। और आयुष्मान भारत के अलावा हमारी रूटीन सर्विस हैं। OPD सुबह 9 बजे से ही शुरू होता है। मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबान यहाँ पर देखते हैं, फिजिशियन, यूरोलॉजिस्ट, सर्जन्स, गायनिकोलॉजिस्ट। उसके बाद ये 9 बजे से 6 बजे तक चलता रहता है। 6 बजे के बाद इमरजेंसीज़ के लिए हमारे पास रेजिडेंट्स हैं। 24/7 हर कोई फैसिलिटी है, लैब फैसिलिटी है, डिजिटल एक्सरे फैसिलिटी है, अल्ट्रासोनोग्राफी फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। तो जो भी इमरजेंसीज़ वो हम टैकल करते हैं, मैनेज करते हैं एज़ पर इंटरनेशनल गाइडलाइंस जी। हाँ, यहाँ पर अभी हमारे पास 25 बेडेड हॉस्पिटल का इंतज़ाम है, जो हमारा 50 बेड हो रहा है, उसके बारे में कुछ बताएं। एक्सटेंशन आप देख रहे हैं, एक्सटेंशन हो रही है, काम मुकम्मल हो रहा है। हमारे पास पहले ही एक मॉड्यूलर OT है और 2 मॉड्यूलर OT बन रहे हैं जी, बढ़िया किस्म के, जिसमें ENT, ऑर्थोपेडिक और ये जो बाकी यूरोलॉजी के सेपरेट थिएटर रहेंगे जी। और भी जो भी सर्जरीज होंगे सुपर स्पेशलिटी लेवल की वो हमारे पास दस्तियाब होंगे, लेकिन मॉड्यूलर OTs होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आप इस बिल्डिंग में नज़र मार सकते हैं। हाँ, हमारे पास और एक फैसिलिटी है हेमोडायलिसिस की, क्योंकि हमारे लोगों को जाना पड़ता था यहाँ से श्रीनगर, यहाँ से सोपोर, और ये क्रिटिकली सिक होते हैं। हमारी तरफ से ये भी गोल्ड आयुष्मान भारत स्कीम के तहत आता है। तो ये फैसिलिटी भी हमारे पास है। हमारे पास 4 मशीन्स हैं, 3 शिफ्ट्स लगते हैं। सो हमारे लोगों को ये फैसिलिटी डोर स्टेप पर मिलती हैं। सो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के नहीं, डिस्ट्रिक्ट बारामूला के भी लोग आते हैं, शोपियान से लोग आते हैं, इस्लामाबाद से आते हैं, पुंछ से भी आते हैं। सो वी हैव ट्राइड टू गिव दिस फैसिलिटी एंड डिसेंट्रलाइज द टर्शियरी केयर टाइप ऑफ फैसिलिटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट द पेरिफेरल लेवल। डॉक्टर साहब, जो सुपर स्पेशलिटीज़ की हम बात करते हैं, तो हमारे हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटीज़ में कौन कौन सा अभी जो करंटली वर्क कर रहा है, कौन कौन सी ब्रांच कर रही है? हाँ, यूरोलॉजी, जिसमें हर कोई RARS एक मॉडर्न टेक्निक है, जिसमें लेज़र के ज़रिए स्टोन्स को टेस्ट में तब्दील किया जाता है, वो हमारे पास है। PCNL है, URSL है, इस तरीके से पीडियाट्रिक सर्जरी है, ENT है, वो भी सुपर स्पेशलिटी में ही आता है। गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स तो जनरल सर्जरी में आता है। लेप्रोस्कोपी जो भी सर्जरीज हैं वो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं। इन द फ्यूचर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह तकरीबन हर कोई सुपर स्पेशलिटी इसमें कवर है जी। ये जो आयुष्मान भारत की हम बात करते हैं, स्कीम जो लॉन्च हुई है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने शुरू की है, इसमें अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमें वक्त पे ट्रीटमेंट नहीं मिलता या वक्त पर हमारी क्लेम्स क्लियर नहीं होती। क्या हमारे अस्पताल में इस तरह का कभी कोई केस देखने को मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एज़ पर गाइडलाइंस हम चलते हैं। इसमें STG गाइडलाइंस है, NHA की तरफ से गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस बनाने वाले बहुत एक्सपर्ट होते हैं और वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होती है जो वो अप्लाई करते हैं। हर एक कंट्री का, हर एक स्टेट का, हर एक एरिया का अपना अपना जियोग्राफिकल और इंफ्रास्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स देख कर गाइडलाइंस तैयार की जाती है। हमारे लिए अगर हमारा एरिया देखा जाए तो STG गाइडलाइंस जो है जो बहुत अप्रोप्रिएट हैं, क्योंकि दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं, फिर उनकी सर्जरीज यहाँ पर हो जाती हैं। उनको 24 घंटे के बाद ही छोड़ना मुनासिब नहीं है। कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, हमारे पास वो एम्बुलेटरी सर्जिकल सर्विस नहीं है, उनको वापस अस्पताल पहुँचाया जाए। तो इसलिए बेहतर है कि उनको 2-3 दिन जो भी गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक वो हम फॉलो करते हैं। इसके अलावा फ्री ट्रीटमेंट है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। जो भी गाइडलाइंस हैं, चाहे ट्रीटमेंट के बाद, सर्जरी के बाद या सर्जरी से पहले, वी फॉलो इट। और
जो उनकी तरफ से पैसा वो अब वक्त पर आता है। इंश्योरेंस कंपनी को जब हम ताउन करेंगे वो भी हमें ताउन करेंगे। जब हम SH को की गाइडलाइंस फॉलो करेंगे ऑफ कोर्स हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे इस पैमाने पर जिस पैमाने पर होना चाहिए, जो रिकमेंडेड है, जिसमें पेशेंट क्वालिटी ऑफ केयर जो बढ़ आ जाए, जो हमारा कंसेप्ट है क्वालिटी ऑफ केयर, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई पैसा रोकेगा, ना हमारा पैसा रुकता है। जी, एक अस्पताल नया बनाना फिर उसको चलाना एक बहुत मुश्किल काम है। अब कई साल हो गए अस्पताल को बने हुए, क्या अभी ये अस्पताल जो आपने उम्मीद की थी इस अस्पताल से वो पूरी हुई या अभी होनी बाकी है? बहुत कुछ करना बाकी है जी। तकरीबन 70% हमने अचीव किया है टारगेट जी। कि हमारी फैसिलिटीज़ जिस लेवल पर होनी चाहिए उस लेवल पर है। जी। एक हॉस्पिटल के लिए जो कुछ होना चाहिए, ICU वो भी हमारे पास है, वेंटिलेटर फैसिलिटी हमारे पास है, मॉनिटर्स हमारे पास हैं, एमरजेंसी हमारे पास बहुत बढ़िया है, सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सिस्टम है। तो मुझे लगता है कि पेरिफेरल लेवल पर जिस तरीके से हमने ये एस्टेब्लिश किया जी। तो वो एक अचीवमेंट तो है, क्योंकि अक्सर लोग ये रिस्क नहीं लेते हैं कि इन्वेस्ट करके फिर आगे क्या होगा। हमने सब कुछ अल्लाह ताला के इसमें रखा है, उन्हीं का फैसला था हमें ये हॉस्पिटल यहाँ पर बनाना, तो वही इसको आगे भी बढ़ा देंगे। जी। तो जहाँ तक ये है कि कितना हमारा अचीवमेंट कितनी पूरी हो गई, जी। हाँ 70% होगी, 30% और होना है बाकी है। जी। क्योंकि वी वांट कि डॉक्टर्स को जो कंसेप्ट है कि दुकानों पर प्रैक्टिस करना और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जी। यानी कि दवा की बोतल लिख दी, टैबलेट लिख दी सर दर्द के लिए, बगैर इसके या मैदे का तकलीफ का, बगैर ये सोचे कि क्या इसको कहीं कोई और तकलीफ तो नहीं है। जी। हाँ, हमारे पास पहुँच जाते हैं तो बहुत लेट फिर जी। मतलब जो उस लेवल की प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर हम डॉक्टर्स को भी रिक्वेस्ट करते हैं और आ भी रहे हैं, ये कंसेप्ट रियलाइज़ हो रहा है, हमारी सिटीज़ में रियलाइज़ हो रहा है कि डॉक्टर्स अब हॉस्पिटल बेस्ड अंडर वन रूफ प्रैक्टिस करते हैं, वेयर दे गेट द डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट एंड दे रीच द कंक्लूजन। किसी को मैलिग्नेंसी अगर है उसको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं देंगे, उसको डायग्नोज करेंगे, उसको स्टेज देखेंगे, उसको ट्रीट कर सकते हैं। सर्जरी के लायक हो सर्जरी हो जाएगी, उसकी उम्र बढ़ जाएगी। किसी को ब्लड प्रेशर का ये डायग्नोज हो गया, यंग है या किसी भी एज पर, उसको देखना कि क्या वजह है, कोई ट्रीटेबल काज तो नहीं है। जी। इसी तरह की छाती का कोई तकलीफ है, क्या ये सिंपल इन्फेक्शन है या ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है या मैलिग्नेंसी तो नहीं है। सो ये सहूलियात एक हॉस्पिटल बेस्ड प्रैक्टिस में भी हो सकती है। बिल्कुल सही। ये इसमें वक्त लग सकता है। हमारे डॉक्टर साहिबान जो हमारे दूसरे कोलीग्स हैं उनको इस लेवल पर, लेकिन मुझे लगता है श्रीनगर में या सोपोर में या बारामूला में ये कंसेप्ट अब आ गया है कि शॉप ओरिएंटेड प्रैक्टिस कम हो गई है, हॉस्पिटल ओरिएंटेड प्रैक्टिस बढ़ गई है, जहाँ पर उनको हर कोई सहूलियात टू डायग्नोज अ पेशेंट, टू गिव द प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट। इन्वेस्टिगेशन करना कोई गलत बात नहीं है, उससे बीमार को ही फ़ायदा पहुँच जाता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आ गए जो हमें बोलते हैं कि हमारा उस डॉक्टर साहब ने हमें ये टेस्ट नहीं बोला उस वक्त, आपने लेकिन उस वक्त बहुत देर हुई होती है। जी। तो वो टाइम सेव करने के लिए सो द कंसेप्ट ऑफ हॉस्पिटल प्रैक्टिस ये आगे आना है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। ये 10-30% अचीवमेंट अभी हमारे पास नहीं है, सो वी आर नॉट एबल टू पुट दैट थिंग इनटू द माइंड ऑफ आवर कोलीग्स। सो होपफुली इन फ्यूचर वी विल बी एबल एंड आवर कोलीग्स विल आल्सो सपोर्ट अस इन डेवलपिंग दिस कंसेप्ट टू डेवलप द हॉस्पिटल बेस्ड प्रैक्टिस। डॉक्टर साहब, अभी तक बहुत सारे बीमारों का इलाज हुआ, बहुत सारे बीमार यहाँ से शिफायाब होके गए, तो कितने बीमार ऐसे हैं या कितना आपको अब सेटिस्फेक्शन है कि आप अपने उसी ख्वाब को मुकम्मल कर रहे हैं जो आपने देखा था कि अपने गांव में आके अपने लोगों के लिए कुछ करूं, तो कैसा लग रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है। क्वालिटी ऑफ केयर कंसेप्ट, नाम भी अस्पताल का क्वालिटी हेल्थ केयर हॉस्पिटल है जी। वो हम दे रहे हैं। हमने लैप नेफ्रेक्टोमी की जो कंसेप्ट नहीं था, 12 लैप नेफ्रेक्टोमी PCNL सैंकड़ों में, यानी कि एक मशीन के ज़रिए एक बड़ा पत्थर निकालना यूरिनरी ब्लैडर में जो नेगलेक्टेड पेशेंट थे, प्रोस्टेट की सर्जरीज़, CBD की सर्जरीज़, हमने बहुत अच्छी सर्जरीज़। मुझे लगता है कि वो कंसेप्ट, वो ख्वाब पूरा हो रहा है। टर्शियरी केयर फैसिलिटी डिसेंट्रलाइज हो रही है, आगे और भी होगा, और भी डिस्ट्रिक्ट्स में भी बढ़ जाएगा, ये कंसेप्ट बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारे लोग बहुत मुतमईन हैं, हम खुश हैं कि हमने ऐसी सर्जरीज़ की जो मुमकिन नहीं थी, जो सिर्फ सोरा में होती थी या श्रीनगर में होती थी, तो हमारे यहाँ भी होती है। जी डॉक्टर साहब, आगे का फ्यूचर का प्लान क्या है आपका? अभी आगे और क्या करना बाकी है?
लोगों की खिदमत करनी बाकी है और सहूलियात बढ़ाने की हम सोच रहे हैं। हाँ, हमारे पास जो फैसिलिटी नहीं है उसको देंगे यहाँ पर एट ग्रास रूट लेवल, ताकि लोगों को डायग्नोज होकर ही अगर हमें कोई पेशेंट रेफर भी करना पड़े वो डायग्नोज होकर उसको ज़्यादा वक्त वहाँ पर ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पर भी डेट देना पड़ता है किसी भी टेस्ट के लिए, किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसी प्रोसीजर के लिए। अगर हम उनको यहाँ से ही डायग्नोज करके भेजते हैं, उनको 3-4 दिन में ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, चाहे कैंसर थेरेपी, कैंसर पेशेंट हो, चाहे किसी को कॉर्नरी या स्टेंटिंग करनी हो, तो हमने डायग्नोज किया उसको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है, कि वो फैसिलिटीज़ यानी कि यहाँ किसी को पेस मेकर की ज़रूरत है, होल्टर वगैरह, ये चीज़ें हम डेवलप कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये फैसिलिटीज़ भी होगी। फिर जो उनको फाइनल ट्रीटमेंट होगा आपको रेसिडेंशियल केयर पर भी हो सकता है, हमारे हम भी कोशिश करेंगे हमारे यहाँ ये फैसिलिटी देने की। इंशाल्लाह हमें भी पूरी उम्मीद है कि जो ख्वाब आपने देखा है वो मुकम्मल हो, जो आगे के लिए आपने लोगों के लिए सोचा है वो भी आपका ख्वाब, वो सपना वो मुकम्मल होना चाहिए। आज आपने हमारे को वक्त दिया, हमारे साथ बात की। हम रब से दुआ करते हैं कि आपको अल्लाह ताला ज़िंदगी दे और इस अस्पताल को तरक्की दे और यहाँ से लोग शिफायाब होकर जाएं और बाकी लोगों के लिए भी ये जगह एक ऐसी जगह बने कि उन्हें पता चले कि दूर दराज इलाके में अब ट्रीटमेंट मुश्किल नहीं है, उनके डोर स्टेप पे ट्रीटमेंट मिल रहा है। आज हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे डॉक्टर अब्दुल मजीद वानी साहब, जिनसे आज हमने बात की और जाना कि इतने दूर दराज इलाके में, कुपवाड़ा में, तकरीबन 100 किलोमीटर दूर शहर से यहाँ पर लोगों की कैसे खिदमत कर रहे हैं, कैसे अपना सपना पूरा कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इंशाल्लाह ऐसी कोई ख़ास पेशकश लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफ़िज़।